दिसंबर की एक सर्द रात थी और बिलाल अंसारी की गाड़ी मरी की सड़कों पर धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वो अपने पास बैठी अपनी खूबसूरत बीवी को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मिन्हा भी उसके प्यार भरी नज़रों से ज़िद होकर कभी कभी शर्माने लग जाती तो कभी नज़रें झुका लेती। जब थोड़ी देर बाद एकदम से बिलाल अंसारी ने उसकी तरफ देखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे मिन्हा उसे पर्स में कुछ छुपाते हुए रख रही थी। जैसे मिन्हा अपने पर्स में कुछ छुपाते हुए रख रही थी। आप मुझसे बेगम? उसने मजाकन पूछा और मिन्हा के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, जैसे वो हकीकत में कुछ छुपा रही थी। उसने नामहसूस तरीके से बैग में हाथ डालते उस पेज को अपनी मुट्ठी में दबाया और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। बिलाल अंसारी उसकी हरकत को वाज़ेह तौर पर नोट कर चुका था, इसलिए खासे गुस्से भरे लहजे में बोला, मिन्हा, तुम मुझसे क्या छुपाती रहती हो? कभी तुम हाथ पर कुछ लिखकर छुपा रही होती हो तो कभी पेज पर लिखकर। ये किस कदर बच्चों वाली हरकतें हैं। तुम ही बताओ, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इस सब के बावजूद तुम मुझ पर एतबार नहीं करती। वो गाड़ी की तरफ कम ध्यान देते मुसलसल उसी की तरफ देखते सोच रहा था। वो अच्छी तरह जानता था मिन्हा की इस हरकत के बारे में। वो वाकिफ था कि वो अक्सर ही उससे चीज़ें छुपाती रहती थी और उसके इसरार करने के बावजूद भी उसके सामने कुछ जाहिर नहीं करती थी। कभी किसी चीज़ को वॉशरूम में ले जाकर छुपा देती तो कभी बेड के नीचे, और अगर वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता तो यूं बौखला जाती जैसे उसे गैर समझती हो। मिन्हा की ये खामी उसे ज़रा पसंद ना थी। वो कोई गैर नहीं था, उसका शोहर था और उससे बेहद मोहब्बत करता था। तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी आखिर? वो जानता था कि वो मिन्हा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो उसे मिल चुकी थी और यही उसकी खुशकिस्मती थी। ख़ानदान के कितने ही लड़के उसे बीवी बनाने पर आमादा थे, कितनी ही ख़ानदान की औरतें उसे बहू बनाने के ख्वाब देख चुकी थी। वो थी ही ऐसी, देखने वालों को एक नज़र में अपना गर्विदा बना लेती। बादामी आंखें, चमकता हुआ रंग, झील जैसी गहरी आंखों पर घनी पलकें, लंबी सुराहीदार गर्दन और भरे भरे नशेबो फराज वाला जिस्म। वो किसी की भी पसंद हो सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ बिलाल अंसारी ने अपनी मोहब्बत के तौर पर चुन लिया था और ताउम्र उसे चाहने का इरादा रखता था। लेकिन वो अपनी हरकतों से एक ही माह में उसे खुद से बदगुमान कर रही थी। इससे पहले कि बिलाल अंसारी उससे पेज लेकर देखकर अपना शक मिटा लेता, मिन्हा ने जल्दी से वो पेज अपने मुंह में डाल दिया। बिलाल उसे देखता रह गया। सिर्फ एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानगी उभरी और फिर हैरानगी की जगह गुस्से ने ले ली। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसके सामने ऐसी हरकत करेगी। उसका हद तक आमेज रवैया देख बिलाल ने एकदम ही गाड़ी रोकी थी और पास बैठी मिन्हा जी जान से लरज उठी। वो जानती थी कि उसे इस गुस्ताखी की कितनी बड़ी सज़ा भुगतना पड़ेगी और वो उसकी तरफ देखते सख्ती से बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बिलाल अंसारी के सामने ये हरकत करो? तुम ये सब कुछ मुझसे छुपा रही हो, जिसके लिए तुमने इतनी गंदी हरकत की? आखिर ये सब है क्या, बताओ मुझे। जबकि वो अपनी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर सहमी रही, उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी और यही बात बिलाल अंसारी के गुस्से को मज़ीद हवा दे रही थी। उसने एकदम से गुस्से से चीखते हुए उसे कहा कि उतरो, अभी के अभी उतरो मेरी गाड़ी से, वरना ये ना हो कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें 3 बोल दोहरा कर फारिग कर दूं। मिन्हा खौफ और हैरानगी से उसे देखते हुए, पराए देश में आधी रात को वो अकेली सड़क पर कहाँ पड़ी रहेगी? उसे तो रास्तों का भी इल्म न था, जबकि सामने बैठा शख्स उसके लिए कोई भी रहम नहीं रखता था। उसने एक बार फिर सख्ती से उसे देखते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। और उसकी आवाज़ में एक बार फिर सख्ती देखकर वो गाड़ी से उतरने लगी और बिलाल अंसारी ने गुस्से से आंखें मींच लीं। वो अभी भी अपने मुंह में पड़ा हुआ कागज़ उसे दिखाकर उसका गुस्सा कम करने की बजाय गाड़ी से निकल जाने को तरजीह दे रही थी, इससे पहले कि वो उसे पकड़कर दोबारा अंदर बिठाता। जब एक ही पल में उसकी तकदीर में वो फैसला लिख दिया गया जिसको वो कभी बर्दाश्त भी ना कर पाता। सड़क के पिछली जानिब से आता तेज़ रफ्तार ट्रक गाड़ी से निकलती मिन्हा को कुचलकर बिना रुके तेज़ रफ्तारी से आगे ही बढ़ता चला गया। सिर्फ एक पल लगा था और बिलाल अंसारी की पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने उजड़ गई थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ भी हो सकता है उसके साथ। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते साकित रह गया। जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, सड़क पर पड़ी मिन्हा के पास जाकर उसका सर अपनी गोद में रखा। उसके सर से बहता हुआ खून उसके बालों को भिगोते सड़क पर भी बिखरा हुआ था।
बिलाल ने जल्दी से अपने हाथ से उस खून को छूते हुए तसल्ली की और फिर दिलदोज आवाज़ में चीखते हुए उसे बुलाने लगा। उसके सर में शदीद चोट लगी थी। बिलाल उसे पागलों की तरह हिला रहा था, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने तड़प रही थी और सिर्फ कुछ पल लगे जब उसके हाथों में वो बेजान होकर गिर गई थी। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी और मुंह थोड़ा सा खुल चुका था। उसकी सफ़ेद होती आंखों में उसने वाज़ेह तौर पर उन सारे ख्वाबों को बिखरते देखा जो ख्वाब उन्होंने एक साथ रहने के बुने थे। उसने उसे उठाते अपने सीने से लगा लिया और ज़ोरदार आवाज़ में चीखने लगा। कोई भी अगर उसे इस हालत में देख लेता तो शदीद खौफज़दा हो जाता। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसके जिगर को पारा पारा किया जा रहा हो। आखिर ये सब कुछ उसने क्या कर दिया था? उसने अपनी हस्ती बसती ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अपनी मोहब्बत को अपने गुस्से की भेंट चढ़ा दिया था उसने। वो मोहब्बत जिसे उसने बड़ी चाहों के बाद हासिल किया था, आज वही मोहब्बत उसके हाथ से सरकती जा रही थी। उसके हल्के से खुले मुंह के अंदर पड़ा वो पेज उसे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। उसने हाथ की मदद से वो पेज निकालकर दूर फेंक दिया जो सारे फसाद की जड़ था। वो अच्छी तरह जानता था कि मिना उससे किस कदर खौफज़दा रहती है और इसी खौफ के चलते वो उससे बातें छुपाती थी। काश वो उसे उस वक्त एतमाद में लेकर नरमी का मुजाहरा करता तो शायद वो अपने दिल की हर बात उसके सामने खोल कर भी रख देती, लेकिन सब कुछ ही अपने गुस्से और अना की नज़र कर गया था वो, जिसका अजाला अब उसे भुगतना पड़ रहा था। उसने मिन्हा के बेजान वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। हर एक लम्हा याद आ रहा था जब उसके साथ वो मौजूद थी, जब उसकी बातों पर वो मुस्कुरा देती थी, उसकी नज़रों पर वो सिमट जाया करती थी और उसके वादों पर बहल जाती थी। अभी उन्हें वक्त ही कितना हुआ था एक दूसरे के करीब। अभी तो उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से जाना भी नहीं था कि उनकी तकदीर में जुदाई लिख दी गई थी और उस जुदाई को लिखने वाला कोई और नहीं, खुद बिलाल अंसारी था, जिसने अपनी मोहब्बत को अपनी शक की भेंट चढ़ा दिया था और उसके सामने उसके शक और उसके गुस्से की जीत हुई थी और उसकी मोहब्बत हार चुकी थी। वो उसे बाहों में भरकर गाड़ी में ले आया और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन अब मंजर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसका दिल था कि जैसे मुकम्मल साकित होकर रह गया था। गले में अटकती हुई सांस और आंखों को धुंधला कर देने वाले आंसू मुसलसल बहे जा रहे थे। उसका दिमाग सोचों और यादों से शल हो चुका था। मेरी जान, मैं नहीं जानता था कि यह हमारा आखिरी सफ़र होगा। उसने पलटकर पिछली सीट पर पड़े उसके मुर्दा वजूद को देखते आह भरी। कितने ही आंसू टूटकर उसकी दाढ़ी को भिगो गए। उसे याद था जिस रात वो उसकी ज़िंदगी में पहली बार आई थी, उसके बेड पर अपने मबहूत कर देने वाले हुस्न को बखेरते हुए वो उस कदर खौफज़दा और शर्माई हुई थी कि बिलाल उसे देखता रह गया और जब उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ना चाहा तो उसने ज़ोर से मुट्ठी बांध ली। तुम मुट्ठी में क्या छुपा रही हो मिन्हा? उस रोज़ भी वो पूछने से बाज ना आया। वो बस खामोश नज़रों से उसे देखती रही। जब उसने खुद अपने हाथों से वो मुट्ठी खोली तो हथेली के ऊपर लिखा बिलाल अंसारी नाम देखकर उसके मुंह से कहकहा फूट पड़ा। यानी वो अपने शोर से उसी का लिखा हुआ नाम छुपा रही थी। कोई इस कदर मासूम कैसे हो सकता है? दरअसल शादी से पहले इर्द गिर्द के लोगों ने उसके अंदर ये बात डाल दी थी कि बिलाल अंसारी गुस्से का बेहद तेज़ है और ये बात ही उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गई थी कि वो हमेशा उससे डरी सहमी रहती थी। हत्ता कि छोटी छोटी बातों को भी उसके गुस्से के और डर के वजह से छुपा लेती थी। और अब वही औरतें उसे दाद देते न थकती कि तुमने इतने गुस्सीले शख्स को काबू कर रखा है, वो तो तुम्हारे सामने उफ भी नहीं करता। लेकिन हकीकत वही जानती थी कि वो उस गुस्सीले शख्स के सामने कभी बोल ही नहीं पाए। न जाने उन्हें किसकी नज़र लग गई थी कि वो शादी के सिर्फ एक माह बाद ही हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। आज सुबह ही तो निकले थे मरी के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सुबह तो एक साथ हुई है, लेकिन शाम उन्हें मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से जुदा कर देगी। वापसी के रास्तों पर मुड़ते हुए उसके दिल में एक हंगामा बरपा था। जैसे ही वो घर पहुंचा तो क़यामत बरपा थी। लोग जवान मौत पर अफसोस में रो रहे थे। मिन्हा के तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी माँ कुलसूम बेगम मुसलसल अपना सीना पीटते हुए रो रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी बेटी, जिसकी खुशियों का आगाज़ अभी हुआ था, इख्तिताम इतनी जल्दी हो जाएगा उसका। और उसका बाप भी बेहद गमज़दा था। हत्ता कि हर शख्स की आंखों में आंसू थे, सिवाय दो लोगों के जो यूं गुमसुम बैठे थे जैसे किसी गहरी सोच में चले गए हों। और उन दो लोगों में शामिल था बिलाल अंसारी और एक मिन्हा की बहन नाइला। नाइला यूं नदामत से
पलकें झुकाकर बैठी थी, जैसे वो किसी गहरे राज में गुम हो या किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें मुसलसल एक ही नुक्ते को घूर रही थी। उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख के आसार के साथ पछतावे के भी गहरे आसार थे। न जाने क्यों वो बार बार उसकी मैयत को हाथ लगाते, कपकपाते लबों से माफ़ी मांग रही थी, जैसे जो कुछ भी हो रहा था उसकी गलती के बिना पर हुआ था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वो बेपनाह हुस्न रखने वाली हंसती खेलती नौजवान लड़की यूं पल भर में उनकी नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। हत्ता कि जब उसे तदफीन के लिए ले जाने लगे तो पूरे घर में क़यामत बरपा दी। बिलाल ने आगे बढ़कर उसे कंधा दिया, लेकिन उसकी मैयत के बोझ से ज़्यादा उसके ज़मीर पर उस वक्त बोझ था, जो मुसलसल उसे इसी एहसास में धकेल रहा था कि तुमने कितना गलत किया। काश तुम उस वक्त शक ना करते। उसे अच्छी तरह से याद आ रहा था उसका वो बेबसी से बिलाल को देखना और फिर बड़ी बड़ी आंखों से उसे इल्तजाया पलट कर देखना कि वो मुझे बाहर ना निकाले। उसके दिल की हकीकत से आगाह था कि ज़रूर वो बाहर निकलते हुए बेहद खौफजदा हो रही थी, क्योंकि मरी के बुलंदो बाला पहाड़ों ने उसे पहले खौफ में मुब्तला कर रखा था। उस वक्त उसके हाथों की कपकपाहट बिलाल को अपना जिगर फटता महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथों से उसकी तदफीन की, उसके मनमोहने चेहरे पर मिट्टी डाली और उसे मनो मट्टी तले दफन करके उसके पास ही बैठ गया। लोग बारी बारी वापस पलटने लगे, लेकिन वो पलट कर किसके पास जाता। उसकी तो पूरी दुनिया कब्रिस्तान के एक कोने में दफन हो गई थी और यहाँ से वापसी बिल्कुल ही नामुमकिन है। लोग बारी बारी फातिहा खानी करते, हमदर्दी का इजहार करते और फिर अपने घरों की तरफ चले गए, जबकि वो वहीं बैठा अपनी आंखों से आंसू बहाता रहा। ना चाहते हुए भी बार बार उसे बुलंद हाथ याद आ रहे थे। जब आखिरी बार वो उसे नाराज़ करके गाड़ी से निकलने का कह रहा था, वो बस सहमी हुई उसे देख रही थी। शाम हो चुकी थी, लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए, लेकिन वो उसकी कब्र के नज़दीक बैठकर उसके ऊपर बेबसी से हाथ फेरते हुए जैसे उसे ज़ेरे ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहा हो, ये जाने बगैर कि जिस देश वो चली गई है वहाँ से किसी की वापसी नहीं हुआ करती। उस रात उसके बगैर उसे यूँ मालूम हो रहा था जैसे पूरा घर नहीं, पूरी दुनिया उसे खाने के लिए दौड़ रही हो। उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसका चैन भी मिन्हा के साथ ही खो गया हो। अगले रोज़ भी वो सुबह सवेरे कब्रिस्तान आ गया। पूरा दिन उसकी कब्र पर बैठकर गुजार दिया। शाम ढलने के बाद वो लौट गया था। आज भी उसे यहाँ आते तकरीबन 5वां दिन था। जब उसकी कब्र पर मुसलसल बैठकर उसे मुसलसल पुकारते वो रो रहा था, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने एकदम पलटकर पीछे देखा तो हैरान रह गया। उसकी माँ उसे तकलीफ़ भरी नज़रों से देख रही थी। बस कर दो बिलाल, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाया करते हैं बेटा। जो अल्लाह को मंजूर था वो अपनी मर्ज़ी से तो तुम्हें छोड़कर नहीं गई ना। लेकिन अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी जल्दी छोड़कर चला जाए। आजिज़ी से टूटे फूटे लहजे में बात करने वाला बिलाल आज आम हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। वो रोते हुए मिन्हा की कब्र पर हाथ रखते हुए इकरार कर रहा था कि मिन्हा, तुम्हारी जवानी और मेरी मोहब्बत को सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अना ने तोड़ दिया। उस रोज़ अगर मैं गुस्सा ना करता, मेरे जहन में शक जन्म ना लेता, तो शायद आज हम इकट्ठे होते। इकरार करते हुए उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसकी माँ बमुश्किल उसे घर ले आई थी और उसे कमरे में बिठाते समझाने लगी, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा, और मान लो कि ये सब कुछ भी तय था कि तुम और मिन्हा वहाँ पर जाओ, वहाँ मिन्हा की मौत हो जाए। बिलाल, तुम तो मेरे बड़े बेटे हो, मैं यूँ तुम्हें टूटा फूटा और बेसहारा नहीं देख सकती। वो बस खामोशी से माँ को देखता रहा। उसे फ़िलहाल जिस बात से फ़र्क पड़ता था वो बात ये थी कि मिन्हा उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी माँ अच्छी तरह जानती थी कि उसका बेटा एक अरसे तक इस दुख से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब उसने अपने जहन में एक तरकीब लाते मासूमाना शक्ल बनाकर उसके करीब की थी और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है जिससे तुम यूँ महसूस कर रहे हो जैसे तुम्हारी मिन्हा हमेशा तुम्हारे पास है। और बिलाल की आंखों में हैरानगी उतर आई। क्या मतलब है आपका? उसने हैरानी की भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा। वो आहिस्तगी से बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मिन्हा की बहन नाइला से शादी कर लो। और बिलाल उन्हें हैरत से देखता रह गया। आखिर वो ये सब कुछ सोच भी कैसे सकती थी। आप जानती हैं ना कि आप क्या कह रही हैं। उसके लहजे में ना चाहते हुए भी सख्ती उतर आई।
मैं तो पहले इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मिन्हा मुझे माफ़ कर दे, और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी। उसकी माँ अपनी आंखों में नमी लाते हुए दुख भरे लहजे में बोली, मैं यही तो चाहती हूँ कि मिन्हा के लिए ही कुछ करो, ताकि उसका हक भी अदा हो जाए और वो तुमसे मुतमईन भी हो जाए। जबकि बिलाल के चेहरे पर अब आहिस्ता आहिस्ता सख्ती उतर रही थी। अगर सामने बैठी औरत उसकी माँ ना होती तो न जाने क्या कुछ कह देता उसे, लेकिन वो उनका लिहाज करते खामोश हो गया था। अम्मी प्लीज़ इन सब बातों को ख़त्म करें। कोई भी औरत कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शोहर उसकी ज़िंदगी में या फिर उसकी ज़िंदगी के बाद किसी और औरत का हो जाए। और इस चीज़ में मिन्हा की भलाई कैसे हो सकती है? वो बात को ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन शायद उसकी माँ आज लंबी बहस लेकर उसके पास आई थी। क्यों नहीं भला हो सकता? मिन्हा का ज़रूर भला हो सकता है। आखिर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें कोई ना कोई हमसफ़र तो चुनना ही है ना, तो फिर मिन्हा ही की भलाई कर दो। उसकी जवान बहन को अगर तुम शादी करके अपनी इज्जत बना लोगे तो उसके माँ बाप के बोझ में भी कमी हो जाएगी, और उससे तुम्हें हर वक्त अपनी मिन्हा अपने पास भी महसूस मिलेगी। लेकिन सिर्फ मिन्हा की ज़ात ही सुकून का बाइस है मेरे लिए। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं, अब आजिज़ आ गया हूँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, नाइला से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें मिन्हा की तरफ से भी सुकून मिल जाएगा और तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। बेटा, मैं तुम्हें यूं बिखरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। वो रोने लगी थी तो वो खामोश हो गया। जानता था वो माँ है, उनके भी जज्बात हैं, लेकिन ये भी सच था कि वो मिन्हा की जगह किसी को नहीं देख सकता था। इसलिए बेबसी से उनके कंधे पर हाथ रखते बोला, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। और उसकी माँ को तीर निशाने पर लगता देख वो मुतमईन हो गई थी और उठकर वहाँ से वापस आ गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि उन्होंने उसकी सोचों का रुख एक और जानिब पलट दिया है। वो ये भी जानती थी कि अब वो जो भी फैसला करेगा वो अपनी माँ के जज्बात को मलहूज़े खातिर रखते हुए ही करेगा। और वो पूरी रात बस माँ की यही बातें सोचता रहा। आखिर उसे ज़िंदगी से समझौता करना ही था, लेकिन मिन्हा के बगैर और किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके बस की बात नहीं थी। सुबह एक बार फिर नाश्ते के बाद उसकी माँ ने उससे यही सवाल पूछा और वो खामोश हो गया। उसकी माँ के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो खामोश हो गया और वो मान गया। और उसकी खामोशी का मतलब उसकी माँ को पता था कि वो मान गया। अब अगला मरहला था अपनी मर्ज़ी करने का। जब वो अगले ही चंद रोज़ में एक बार फिर मिन्हा के वालिदैन के सामने मौजूद थे, कुछ देर तो मिन्हा के वालिदैन इधर उधर की गुफ्तगू करते रहे। आज भी अपनी बेटी को याद करके वो बहुत आपदीदा से लग रहे थे। जब थोड़ी देर बाद बिलाल की माँ ने बात का आगाज़ किया था एक मर्तबा फिर, इसमें कोई शक नहीं कि मिन्हा बहुत खूबसूरत और अच्छी बच्ची थी, लेकिन खुदा को जो मंजूर वो तो हो गया, और उसके फ़ैसलों के सामने तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मैं एक ख़ास मकसद के लिए दोबारा आपके दरवाज़े पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मिन्हा के बाद आप लोग एक बार फिर मुझ पर भरोसा करते हुए नाइला का रिश्ता मुझे मेरे बिलाल के लिए दे दें। और उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए तो वो हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखते रहे। फिर कलसूम बेगम खासे गुस्से में बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो समझे थे कि आप हमारे घर में इजहारे हमदर्दी के लिए आई हैं। अभी तो मेरी बच्ची की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और आप लोग अपने बेटे की शादी को लेकर उसके लिए आमादा भी हो चुके हुए हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब उनका गुस्सा करना जायज़ था। सवेरा बेगम कुछ देर खामोश नज़रों से उन्हें देखती रही, लेकिन उस कमरे के पीछे पर्दे की ओट में छुपी नाइला भी उन्हें वाज़े नज़र आ रही थी, जिसने ना सिर्फ अपने रिश्ते की बात में दिलचस्पी का इजहार किया था, बल्कि बनाव सिंगार भी कर रखा था। और इसी बात पर सवेरा बेगम के चेहरे पर एक दफ़ा फिर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपका दुख बहुत बड़ा है और हम सब ने इस हकीकत का सामना किसी ना किसी रोज़ करना है ना। और हकीकत यही है कि मिन्हा अब हमारे दरमियान नहीं रही। हमें अपनी ज़िंदगी को उसके बगैर ही गुजारना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई और हमारे घर की बहू बनकर ना आए, बल्कि वो आपकी ही बेटी हो। आपने हमारा एहसास किया, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन माजरत, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, और इस जगह तो हरगिज़ नहीं जहाँ पर मेरी मिन्हा के ख्वाब जुड़े हुए हों। और सवेरा बेगम खामोशी से उन्हें एक बार फिर मज़ीद सोचने के लिए कहकर घर वापस आ गए। और जैसे ही बाहर आई, पर्दे की ओर से छुपी नाइला सामने आई और हैरत से अपनी माँ को देखते बोली, अम्मी आपने ये क्या कर दिया? और उसकी माँ गुस्से से उसे देखने लगी।
तो तुम भी यही चाहती हो कि तुम अपनी बहन की कब्र पर अपनी सेज सजा लो? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। और सवेरा आंटी की बात बिल्कुल ठीक है। कल को उस घर में मिन्हा आपी की जगह कोई पराई लड़की आ जाएगी, उससे बेहतर है मैं खुद। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, उसकी माँ ने गुस्से से उसे लफ्ज़ों से टोकते हुए कह दिया, ख़बरदार जो अगर तुमने मेरी मिन्हा की जगह लेने के बारे में सोचा भी तो आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? कल तो तुम्हारी जवान बहन की मौत हुई है, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तुम्हें भी मिल ही जाएगा, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए भी मिल ही जाएगा। लेकिन नायला ने उन्हें देखते नरमी से उन्हें समझाते हुए कहा, अम्मी आज तक तो कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं आया, हर एक को मेरी सांवली रंगत से मसला है और आने वाला हर रिश्ता मिन्हा को पसंद करके चला जाता, तो अब कैसे कोई मुझे पसंद करने आएगा? मेरे लिए यही बेहतर है कि आप मेरी शादी बिलाल से कर दें और शायद हम सबके हक़ में यही बेहतर है। उसकी माँ तो उसकी सोच पर हैरान थी, आखिर उसने ये सब सोच भी कैसे लिया। इसीलिए उसे सख्ती से देखते हुए बोली, अगर तुम्हें हर हाल में अपनी बहन की कब्र पर ही सेज सजानी है ना, तो इंतज़ार करो, वो दोबारा लौट कर आएंगी। वो वैसे भी तुम्हारे साथ उन्होंने वही करना है जो तुम्हारी बहन के साथ किया। अपनी बहन का हाल तो तुमने देख ही लिया है ना, मेरी फूल सी बच्ची को इन जालिम दरिंदों ने मसल के रख दिया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता, न जाने इन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया होगा। कलसूम बेगम एक बार फिर मिन्हा को याद करते रोने लगी थी, जबकि नायला उनकी तरफ बढ़ी और नरमी से उन्हें समझाते हुए बोली, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप अच्छी तरह जानती हैं कि मिन्हा आपी को बिलाल ने किस कदर खुश रखा था और मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। उस वक्त वो बहुत खुश थी जब मैंने उन्हें वो चीज़, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोल जाती उसने जल्दी से अपने आप को रोक लिया था। वो सच उसकी ज़ुबान से कभी भी कैसे फिसल सकता था? कौन सी चीज़? नायला किस चीज़ की बात कर रही थी? नायला तुम किस चीज़ की बात कर रही थी? तुम कलसूम कलसूम बेगम उसकी ज़ुबान से फिसलते हुए अल्फाज को पकड़ चुकी थी और उसका जुमला दोहराते बोली, जबकि उनकी बात सुनकर वो अच्छा खासा गड़बड़ा कर रह गई थी और अपनी माँ को और बातों में उलझाकर खामोश करवा दिया। वो हर हाल में उन्हें कायल करने पर आमादा थी कि बिलाल उसके लिए एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा, लेकिन उसकी माँ थी कि किसी सूरत मान ही नहीं रही थी। वो जानती थी जब तक उसकी माँ की मर्ज़ी शामिल नहीं होगी उसकी शादी बिलाल से नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ सवेरा बेगम ने बिलाल से उसके सारे मामले का जिक्र किया तो वो एक बार फिर अपनी माँ को समझाते हुए बोला, अम्मी अब रहने दें, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सब के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए नए मसाइल पैदा मत करें। जबकि सवेरा बेगम ने उसे तसल्ली देते कहा, बिलाल क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे लिए जो भी करूँगी बेहतर करूँगी, मुझ पर यकीन रखो बेटा। अगर नायला की शादी में मर्ज़ी शामिल नहीं होगी तो मैं कभी उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और उनकी बात सुनकर बिलाल उठकर कमरे में आ गया। वो मज़ीद इस मामले पर कोई बहस नहीं करना चाहता था, जानता था कि ना ही उसकी माँ आसानी से उसकी बातों पर राज़ी होगी, इसलिए उसने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। खुद एक बार फिर मिन्हा की यादों की लपेट में भर गया। नायला का तो सोचकर ही बुरा हाल था कि अगर ये रिश्ता भी उसके हाथ से जाता रहा तो उसका क्या होगा। वो लोग उसे काफ़ी शरीफ लगते थे और उसे लगता था कि वो उन लोगों में ज़्यादा खुश रह पाएगी, इसलिए उसे हर हाल में एक बार फिर सवेरा बेगम से रब्ता करना था। वो जानती थी अगर वो सवेरा बेगम को राज़ी कर लेगी तो बाकी सब उसके बाएं हाथ का खेल है, और इस मकसद के लिए इस दोपहर उसने डरते हुए सवेरा बेगम को कॉल की। उसका दिल मुसलसल तेज़ रफ्तारी से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि इस बात का या इस हरकत का क्या अंजाम होगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन एक बार मुकद्दर ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। दूसरी जानिब से कॉल रिसीव हो चुकी थी। उसने अपने खुशकोते लबों पर ज़ुबान फेरी और सलाम किया। सवेरा बेगम शायद उसे पहचान चुकी थी, इसलिए हाल अहवाल दरियाफ़्त करने लगी। जी बताएं बेटा, आपने किस लिए कॉल की? उन्होंने पूछा तो नायला कुछ देर के लिए खामोश हो गई। वो आंटी, मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहती थी। मैं ये चाहती हूँ कि आप एक बार फिर आएँ और अम्मी से मेरे रिश्ते के लिए बात करें। मुझे लगता है वो इस बार इनकार नहीं करेंगी, मैं खुद उनको समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं मिन्हा की जगह लेना चाह रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग को जितना प्यार मुझे कहीं नहीं मिलेगा, और आप भी यकीन रखें मैं आपके घर को जन्नत बना दूँगी। और उसकी बात सुनकर सवेरा बेगम मुस्कुरा दी थी।
ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، میں آ جاؤں گی، لیکن تم کلثوم بہن کو اچھی طرح سے سمجھا دو۔ دیکھو، اچھے رشتے مقدر سے ملا کرتے ہیں، اور ہم تمہیں بہو نہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں لائیں گے، اور یہاں پر تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہوگا۔ وہ نائلہ کو مسلسل خوبصورت خواب دکھا رہی تھی، اور وہ خواب تو پہلے ہی اپنی آنکھوں میں بن رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور بولی، امی پھر آپ نے کیا سوچا اس بات کے بارے میں؟ جبکہ اس کی ماں اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دیکھو نائلہ، تم ان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، تمہیں اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے۔ وہ اپنی ماں کی بات سن بہت افسردہ ہوئی تھی۔ وہ دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتے بولی، امی آپ ایک بیٹی کی سزا کے طور پر دوسری بیٹی کی زندگی کیوں جہنم بنا رہی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں نا کہ منہا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا، کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ جبکہ اس کی ماں نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، بات صحیح یا غلط کی نہیں ہے، میرا فیصلہ ہے، جو جگہ میری منہا کی تھی وہ ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ میں جانے وہ ایسا کیوں نہیں سوچ پا رہی تھی کہ آج نہیں تو کل منہا کی جگہ کسی اور نے تو آنا ہی آنا ہے۔ آج اگر نائلہ اس کی جگہ نہیں لے گی تو کل کوئی اور لے لے گا۔ وہ مسلسل اپنی ماں کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ اس معاملے میں خاصی خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ منہا کی جگہ پر ایک بار پھر نائلہ دلہن بن کے جائے۔ عصر کے وقت ایک بار پھر سویرا بیگم ان کے گھر میں موجود تھیں، اور ایک بار پھر انہوں نے وہی مدعا بیان کیا۔ اس بار کلثوم بیگم پہلے کی نسبت تھوڑی نرم تھی، کیونکہ جانتی تھیں کہ اب دراڑ ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو چکی ہے، اور ان کی اپنی بیٹی بھی یہی چاہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے سویرا بیگم کی بات سنتے ہی منہ پھیر لیا۔ جب سویرا بیگم انہیں قائل کرتے ہوئے بولی، کس طرح کے لوگ ہیں آپ جو اپنی بیٹی کی خوشی کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ اپنی ایک بچی جسے آپ کھو چکے ہیں، آپ ابھی تک اس کی خواہشات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ بچی جو آپ کے سامنے زندہ سلامت موجود ہے، اس کی خواہشات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے ہی دیکھ لیجئے، میں تو آج تک اپنی بہو اور بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کبھی منع نہیں کرتی، حالانکہ اپنی مرضی سے سیر سپاٹوں پر چلتے میری ایک بہو کی جان بھی چلی گئی۔ ان کی بات میں کس قدر طنز کی آمیزش تھی، اس سے انجان نائلہ ان کی طرف دیکھتے مسکرا دی، اور کلثوم بیگم یہ بات سن خاموش ہو گئی۔ اب وہ مکمل طور پر مجبور ہو چکی تھیں، اس لیے اس کے لیے سویرا کی باتوں کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن اس نے باتوں باتوں میں نائلہ کو یہ جتا دیا تھا کہ تم اپنی بہن کی خوشیوں پر اپنا حق ٹھہرا رہی ہو، یاد رکھنا اس طرح کی خوشیاں زیادہ دیر بعد یا پر اثر نہیں ہوتی بیٹا۔ لیکن وہ تو اپنی خوشیوں میں اس قدر مست اور مگن تھی کہ اسے کلثوم بیگم کی ان باتوں سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ گھر میں ان کے رشتے کی بات پھیل گئی، بات پکی ہو گئی، اور یہ طے پایا کہ سادگی سے ان کا نکاح کر دیا جائے، اور اسی روز نائلہ دلہن بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلال کے گھر چلی جائے گی۔ کس قدر عجیب تھا نا یہ احساس! اسے بنا مانگے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اسے طلب تھی۔ اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ اس کا رشتہ شریف اور عزت دار فیملی میں ہو، اور اس کے لیے اسے جو کچھ کرنا پڑا اس نے کیا، اور اب آ کر اس کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بلال منہا سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا ہے، اور منہا کو اس کے دل سے نکالنا بالکل ناممکن ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ جانتی تھی کہ نکاح کے رشتے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور جب زندگی ایک خوبصورت رشتے کی جانب شروعات کرے گی تو اسے نائلہ سے محبت بھی ہو جائے گی۔ اپنے نکاح کی تیاریوں میں زور و شور سے حصہ لے رہی تھی۔ بھلے ہی کتنی مجبوری اور بے دلی سے یہ نکاح ہو رہا تھا، لیکن یہ ایک لڑکی کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہوتے ہیں، اور وہ ان لمحوں کو جینا چاہتی تھی۔ اس رات اس نے اپنی ہتھیلی پر مہندی لگائی اور بلال کا نام بھی اس پر لکھ لیا۔ بس آج کی رات اور کل وہ ہمیشہ کے لیے بلال کی ہو جائے گی۔ جب تھوڑی دیر بعد کلثوم بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اسے فون تھماتے بولی، یہ لو بات کرو، اور یہ کہتے ہی وہ واپس پلٹ گئی۔ اس کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا، لیکن جب بھی کوئی نہ کوئی کال کرنا ہوتی وہ کلثوم بیگم کے موبائل کا استعمال کرتی۔ حیرانی سے موبائل کی اسکرین دیکھتے اس کے دل کی رفتار بھی تیز ہوئی تھی۔ بلال انصاری کا نام موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا، اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر رہا تھا وہ نام۔ اس نے آہستگی سے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا۔ جب اس کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی،
जब उसकी भारी आवाज़ समातों से टकराई। देखो, आज की रात और कल आने वाला दिन हर लड़की की ज़िंदगी में खूबसूरत लम्हात लेकर आता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी गलत फहमी हो जिसे तुम मुझसे जोड़ दो, और किसी तरह की खुशफहमी पाल लो तो जान लो कि तुम महज अम्मी अब्बू की बहू बनकर आ रही हो, मेरी बीवी नहीं। इस उसकी बात सुनकर उसका सारा मूड ऑफ हो गया था। वो आहिस्तगी से बिलाल की बात काटते हुए बोली, लेकिन आपने खुद इस रिश्ते उसे उसकी बात काटने पर सख्त गुस्सा आया कि वो धाड़ा था। ये ख्वाब में भी मत सोचना कि मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी भरी है। मैंने सिर्फ अपनी अम्मी की बात की लाज रखी है। तुम जानती हो कि मैं मिन्हा से बेहद मोहब्बत करता हूँ और ताउम्र उससे मोहब्बत करता रहूँगा। इसलिए अपने ये सारे एहसासात, ये ख्वाब और जज्बात उसी घर में रख के आना। बल्कि आना ही क्यों, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस रिश्ते से मुकर जाओ, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसने अपनी बात ख़त्म करते बिना उसकी बात सुने फ़ोन काट दिया। वो मोबाइल की स्क्रीन को देखती रह गई। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था कि वो अपनी बात से मुकर जाती या पीछे हट जाती। वो बेदिली से उठी और मोबाइल को टेबल पर रखते मिन्हा और अपने मुश्तरका कमरे में चली गई। बचपन से लेकर वो और मिन्हा उसी कमरे में रिहाइश पजीर थे। उसकी एक एक चीज़ से उन दोनों की यादें वापस आती। हर एक चीज़ में मुस्कुराती हुई मिन्हा का अक्स था। बेइख्तियार उसके आंसू निकल आए। वो उसकी चीज़ों को छूते हुए उसे महसूस कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो मिन्हा, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब भी मैं तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करती हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो दिल ही दिल में मिन्हा से मुखातिब थी। वो नहीं जानती थी कि मिन्हा उसके बारे में क्या महसूस करेगी या उसे किसी चीज़ की खबर होगी भी या नहीं। लेकिन ज़मीर का बोझ था कि बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन उसने अपने रब पर और अपने मुकद्दर पर भरोसा कर लिया। इसलिए उसे हर हाल में इस रिश्ते को ना सिर्फ बनाना था बल्कि निभाना भी था। और उसके लिए उसे आने वाले कल का इंतज़ार था। आने वाले कल के बाद उसकी ज़िंदगी में कौन से उतार चढ़ाव होते हैं वो बाद में देखा जाएगा। दूसरे रोज़ वो हल्के कामदार अरूसी जोड़े में हल्के मेकअप में तैयार मलबूस बैठी थी। हल्का हल्का किया जाने वाला मेकअप उसे खासा पुरकशिश बना रहा था। उसकी आंखें बेवजह मुस्कुरा रही थीं, हालांकि वो इस रिश्ते की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। कुछ ही देर बाद उसका निकाह बिलाल के साथ हो गया और वो मुकम्मल तौर पर बिलाल के हकूक़ में शामिल हो गए। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुकद्दर ये बाजी पलट कर इस तरफ ले आएगा उसे, कि कल जिस जगह पर मिन्हा थी आज वो खुद थी। भले ही वो मिन्हा की ज़िंदगी के उजड़ जाने पर खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी के संवर जाने की खुशी उसे ज़्यादा थी। कलसूम बेगम बेदिली से उसे मिली। वो तो इस मौके पर भी मिन्हा के लिए रो रो कर हलकान थी। एक एक बात उन्हें मिन्हा की याद दिला रही थी। कैसे उन्होंने अपनी जान से प्यारी बेटी को कल बिलाल के साथ रुखसत किया और आज उसकी जगह कोई और आ गया था। वो रुखसत होकर बिलाल के घर आ चुकी थी। निकाह के बाद उसने एक बार भी बिलाल को नहीं देखा था। न जाने कहाँ चला गया था। उनके साथ कोई और भी नहीं था, बस फैमिली मेम्बर थे। उसे लावारसों की तरह लाउंज में छोड़ दिया गया था बिठाकर। हत्ता कि ये ख्याल भी किसी ने नहीं किया कि वो नई नवेली दुल्हन है। उसने सहारा लेने के लिए अपनी सास की तरफ हाथ बढ़ाया तो सवेरा बेगम ने एकदम से हाथ पीछे हटा लिया और तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखते बोली, अरे तुम्हें इतने सहारों की क्या ज़रूरत है? इस घर को तो तुमने अपना बना लिया और यही तुम्हारा सपना था ना जो पूरा हो गया है। बिलाल का साथ तुमने पा लिया ना, उसका साथ। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मज़ीद सहारों की ज़रूरत है। वो हक तक सी खड़ी रह गई। अपनी बात ख़त्म करते उसकी सास उसे एक घूरी से नवाजते अपने कमरे में चली गई थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी बेयकीनी से देखती रही इर्द गिर्द और फिर अपना लिबास समेट कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ज़्यादा हवाओं में मत उछलो नायला, सास कभी माँ नहीं बनती, सास हमेशा सास ही रहती है। और वो लोग जो इतनी चाहत से तुम्हारी बहन को लेकर गए, 10 दिन उसकी जवान मौत का शोक भी नहीं मना पाए, वो लोग तुम्हारी क्या कदर करेंगे? दूर से आती हुई कलसूम बेगम की आवाज़ उसकी समातों से टकरा रही थी। उसके पूरे वजूद में बेचैनी सी उतर आई। उसके साथ आते ही ये सलूक हो रहा था तो न जाने बाद में उसके साथ क्या सलूक किया जाता। लेकिन फिर उसने अपने तमाम ख्यालात को झटक दिया जहन से, ये सोचते हुए कि फ़िलहाल किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए इतनी जल्दी। हो सकता है वक्ती थकावट का असर हो, बाद में सब ठीक
ठीक हो जाएगा। अपने लिबास को समेटते कमरे में आई और बेड पर बैठकर बिलाल का इंतज़ार करने लगी। लेकिन खासी देर गुजर गई, बिलाल नहीं आया। उसे बैठे बैठे तकरीबन रात का 1 बज चुका था, लेकिन बिलाल की कोई खबर न थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने बेताबाना नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा। जब दरवाजे में खड़ी सास को देख वो खासी हैरान हुई। अरे, तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे तो लगा सो चुकी होगी। यानी तुम बिलाल का इंतज़ार कर रही हो? तुम तो ऐसे इंतज़ार कर रही हो जैसे वो तुम्हें मनपसंद बीवी बना कर लाया, उसकी पसंद की शादी हुई है और वो तुम्हें इस रूप में देखने के लिए बेताब हुआ पड़ा हो। तो सो जाना चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। मेरा ख्याल है तुम्हें सो जाना चाहिए, अब वो नहीं आएगा। वो एक बार फिर उसे अपने तंज का निशाना बनाती वहाँ से चली गई थी। वो वहीं बैठी रह गई। न जाने इन्हें एकदम से क्या हो गया है, वो जो एकदम से इस कदर चेंज हो गई थी। अभी वो बेड पर बैठी उन्हीं के बारे में सोच रही थी जब एक बार फिर दरवाजे के करीब कदमों की आहट हुई। वो सब्र करके बैठ गई, शायद बिलाल अंदर आने वाला था। कुछ ही देर बाद दोबारा दरवाज़ा खुला और एक बार फिर उसने नज़रें उठाकर देखा, लेकिन सामने खड़े काशिफ को देख उसे काफ़ी अजीब लगा। आखिर वो उसकी सुहाग रात के वक्त उसके कमरे में क्या करने आया था। अस्सलाम वालेकुम नाइला भाभी, वो मैं आपसे ये कहने आया था कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? दरअसल भाई बाहर दोस्तों में मसरूफ़ हैं। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा, जबकि वो उसे देखते नरमी से मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, परेशान है या आप रो रही हैं? आप प्लीज़ परेशान ना हो। अभी तो आपकी ज़िंदगी ने एक नया सफ़र का आगाज़ किया। मेरे ख़्याल में आपको इतनी जल्दी हार नहीं मान लेनी चाहिए। जबकि वो उसकी तरफ देखते सख्त लहजे में बोली, चले जाओ यहाँ से काशिफ, मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम तुम मत बनाओ। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद अच्छी तरह सोच लूँगी। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए मेरे ख़्याल में। उसके इस लहजे को सुनते काशिफ पलट गया था। जानता था कि शायद वो मायूसी का शिकार हो रही है, इसलिए बाहर आ गया। जानता था कि वो मायूसी का शिकार हो रही है, इसलिए बाहर आया और अपने दोस्तों में घिरे भाई को उठाते बोला, भाई आपको इस वक्त कमरे में जाना चाहिए, आपकी बीवी इंतज़ार कर रही है। दोस्त भी उसकी बात की तायद करने लगे तो मजबूरन बिलाल को उठकर कमरे में आना ही पड़ा। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था, उस वक्त काशिफ पर भी और अपनी बीवी पर भी, जिसे अपने रिश्ते की सारी हकीकत का इल्म था। इसके बावजूद वो लोगों के दरमियान ढंढोरा पीट रही थी। उसे ज़रूरत ही क्या थी किसी को बिलाल के पास भेजने की, ये कहते हुए कि वो उसका इंतज़ार कर रही है। और यही सोचते वो कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोरदार तरीके से कमरे का दरवाज़ा खोला। बेड पर बैठी नाइला कांप कर रह गई। मैंने तुम्हें कल यही बताया था ना कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। तुम चाहे सच संवर कर बेड पर बैठो या मेरे आगे पीछे घूमो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके गुस्से को देख वो तेज़ी से बेड से उतर कर आई। उसके जिस्म पर वाज़े तौर पर कपकपाहट तारी थी। बिलाल ने उसको इस कदर बेइज्जत किया था, वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ सुहाग रात को ऐसा होगा। अब खड़े खड़े यहीं जम जाओगी या जाओगी यहाँ से? अब खड़े खड़े यहीं पर जम जाओगी क्या, या फिर तुम्हें कुछ ज़्यादा शौक चढ़ा है सुहाग रात मनाने का? उसका ताना नाइला को अपने दिल के आर पार होता महसूस हुआ। वो नहीं जानती थी क्या खबर वो शख्स उससे किस किस्म का बदला ले रहा है। वो खामोशी से चेंज करने चली गई, वहाँ जी भरकर रोती रही। जब बाहर आई तो बिलाल सो चुका था। वो भी डरते डरते बैठ के एक कोने में लेट गई और कुछ ही देर बाद नींद उस पर भी हावी हो गई। सुबह मामूल के मुताबिक उसकी आंख खुली तो बिलाल कमरे में मौजूद ही नहीं था। वो तेज़ी से उठी, फ्रेश हुई और नीचे चली आई। नाश्ते की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। उसने आते ही सबको सलाम किया, लेकिन काशिफ के अलावा किसी ने भी उसके सलाम का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा या ज़रूरी नहीं समझा। वो बिलाल के करीब ही चेयर घसीट कर बैठने लगी जब बिलाल ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें मामा के साथ वाली चेयर पर बैठ जाना चाहिए। और वो शर्मिंदा सी होकर दूसरी जानिब चली गई। भाई आपकी बीवी है तो आपके साथ ही बैठेगी ना? काशिफ ने एक बार फिर बात में हिस्सा लिया, लेकिन बाकी सब खामोशी से अपना नाश्ता करते रहे। किसी ने भी उससे बात करने की या उसकी तरफ देखने की ज़हमत तक महसूस नहीं की, जैसे वो इस घर का फ़र्द हो ही ना। बस काशिफ ही मामूल की बातचीत करता रहा। वो एक नर्म तबीयत का शख्स था जो बग़ैर किसी लालच के उससे अच्छा बर्ताव कर रहा था, और काशिफ के अलावा ना ही उसे किसी ने ज़रूरी समझा था और ना ही उसने झिझक से खुद किसी को मुखातिब करने की कोशिश की थी।
नाश्ते की टेबल से फ्री होकर वो अपने कमरे में आई और कमरे में आते मुसलसल यही सोच रही थी कि कहीं उसने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में करते गलती तो नहीं कर ली। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, घर में अपनी मनपसंद लड़की ब्याह कर लेकर आया जाए और फिर उसे रूखरदानी इख्तियार कर ली जाए। कल उसका निकाह था और किसी ने भी उसके हवाले से कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। जिस कमरे में उसे लाया गया था वो कमरा भी अच्छा खासा बिखरा हुआ था, यानी कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसके आने और जाने से। घर में किसी ने भी उससे ताल्लुक़ रखने की कोशिश नहीं की। बिलाल भी सारा दिन घर के बाहर रहता, रात को आता और लाताल्लुक़ होकर सो जाता, सुबह फिर निकल जाता। वो खुद से अगर किसी बात का आगाज़ करने की कोशिश भी करती तो वो नज़रअंदाज कर देता, जैसे वो उससे मुखातिब नहीं हो। और उसकी सास तो उसे यूं नज़रअंदाज करती थी, यूं नज़रें फेर चुकी थी उससे, जैसे वो इस घर में अपनी मर्ज़ी से ब्याह कर आई हो। यूं ही बौखलाए बौखलाए वो पूरा दिन घर में फिरती रहती, कभी कोई किताब उठाकर पढ़ लेती तो कभी यूं ही लेट जाती। पूरे 3 दिन गुजर चुके थे, वो बेहद बोर हो चुकी थी और शायद बददिल भी। हुसैन साहब के रवैये ने उसे खासी तकलीफ़ पहुंचाई थी। उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। कुछ सोचकर वो अपने कमरे को एक बार फिर तरतीब देने लगी। कमरे की सफाई का इरादा करते उसने सबसे पहले अलमारी सेट करने के लिए अलमारी को खोला। उसने जैसे ही कपड़ों को बाहर निकाला तो कपड़ों के नीचे रखे गए चंद कागजात फर्श पर जा गिरे। वो हैरत से नीचे गिरे कागजात को देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने झुकते हुए उन कागजात को उठाया तो हैरान रह गए। वो एक एक सफ़े को पलट कर बेयकीनी से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये सारे ख़त यहाँ पर कैसे? इससे पहले कि वो ख़त लेकर वापस पलटती, उसके पीछे बिल्कुल पीछे खड़े बिलाल को देखकर उसके हवास भागता हुए वो मुकम्मल संजीदगी से उसे देख रहा था। और वो बेयकीनी से कभी उसे देखती तो कभी अपने हाथों में मौजूद उन खतूत को। बिलाल ने हाथ बढ़ाकर वो कागजात उसके हाथ से ले लिए और देखने लगा। ये नायला की हैंड राइटिंग थी, उसकी लिखी हुई। उसके लिखे खतूत थे किसी मिनहाज नामी लड़के के नाम। वो गौर से उस इबारत को देख रहा था, जबकि नायला का तो ये हाल था कि मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे महसूस हो रहा था जैसे अभी उसकी सांस बंद हो जाएगी। ये तुमने लिखे हैं इस लड़के को? वो चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए उसे पूछ रहा था और वो बौखलाहट का शिकार थी। नहीं, वो मैंने तो नहीं लिखे किसी को भी खत। तो फिर किधर से आए हैं ये खत और किसने लिखे हैं? बताओ मुझे। उसकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि वो खौफ से टहलकर 2 कदम पीछे हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। वो तो खुद हैरान थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर गुजरी थी जब उसकी सास भी कमरे में दाखिल हुई। बिलाल की तरफ देखते हुए बोली कि बेटा क्या हुआ है? अम्मी, ये और इसकी बहन ये दोनों ही मुझसे कुछ छुपा रही थी। वो भी अक्सर मुझसे कुछ ना कुछ छुपाती रहती थी और अब ये भी। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? बिलाल की बात सुनकर वो तेज़ी से अपनी सास की तरफ बढ़ी और बोली, नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही थी। जबकि वो उसे दूर धकेलते हुए बोली, चुप खड़ी रहो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों की फितरत कैसी है। तुम समझती हो ना ये खत तुमने नहीं लिखे। तो रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। बिलाल उसकी तरफ उंगली से इशारा करते बोला और एक दराज की जानिब बढ़ा। दराज को खोलकर एक डायरी निकाल कर उसके पास लेकर आया। डायरी निकाल कर लाया और आते उसके मुंह पे दे मारी। डायरी उसके मुंह पे जाकर लगी और वो बेख्तियार पीछे हटी। शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। आखिर इतनी बेइज्जती! ये देखो, ये डायरी तुमने ही लिखी थी ना मिन्हा के लिए? तो इस डायरी और इन खतूत में मौजूद राइटिंग को मिलाओ। वो तुम्हारी हैंड राइटिंग है ना? ये तुमने आते ये काम शुरू कर दिया यहाँ? बिलाल तो गुस्से से पागल हो रहा था। जब उसकी माँ अपना मोबाइल उठाते वो रिकॉर्डिंग प्ले करते हुए बोली, तुम समझते हो ना मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी की है? तो ये खुद ही सुन लो, इस लड़की की ज़िद में आकर मैंने तुम्हारी शादी की है। इससे अगर मैं तुम्हारी शादी ना करती तो ये तो घर से भाग जाती। मैंने सिर्फ इसके माँ बाप और मिन्हा की इज्जत का ख्याल किया। और वो बेयकीन नज़रों से अपनी सास को देख रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो औरत उससे चाहती क्या है, किस बात का बदला ले रही है। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहती, जब सवेरा बेगम अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, अब भी और इसी वक्त इसको तलाक दो और इससे जान छुड़ाओ, वरना ये बदकिरदार
समझदार लड़की सारी ज़िंदगी तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में रोनती रहेगी। और वो बेयकीन नज़रों से उन्हें देखती रह गई जब बिलाल ने वो 3 अल्फाज दोहराकर उससे महज चंद दिन पहले जुड़ने वाले रिश्ते को ख़त्म कर दिया। वो लोग कमरे से जा चुके थे और वो बिल्कुल साकित हो चुकी थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस रिश्ते की शुरुआत के लिए उसने इस कदर ज़िद लगाई थी उसका इख्तिताम इस तरह हो जाएगा। लेकिन अब कहने सुनने को कुछ भी बाकी नहीं बचा था। वो रोते हुए उठी और अपना बैग तैयार करने लगी। कमरे से बाहर आते उसने गैलरी में बेबसी से उसी को देखते काशिफ को देखा। एक नज़र उसने उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। अपनी माँ और भाई के रवैये को वो अच्छी तरह जान चुका था और उसे उस लड़की के लिए शदीद अफसोस हो रहा था। नायला अपने घर चली गई। घर आते ही माँ के गले लगकर खूब रोई। उसकी माँ तो उसे देखकर ही निढाल हो चुकी थी। भले ही उसने अपनी मर्जी की शादी की थी लेकिन वो उनकी बेटी थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि नायला का घर ना बसे या उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए उसे तसल्ली देते बोली, क्या बात है मेरी जान, बताओ मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और नायला ने रोते हुए सारी बात बता दी जिसे सुन वो बेहद हैरान हुई थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस कदर भी गिरा हुआ निकल सकता है। वो अच्छी तरह जानते थे कि सवेरा बेगम उनसे किस बात का बदला ले रही हैं और इसी बात का बदला ले रही थी कि बिलाल ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर मिन्हा से शादी की थी। और जब वो यहाँ पर मना करने आई थी कि मेरे बेटे को मिन्हा का रिश्ता ना देना तो उनके इनकार के बावजूद मिन्हा का रिश्ता सब उसके वालिदैन की रजामंदी के साथ हो गया। तो सवेरा बेगम को इस बात का इस कदर शदीद गुस्सा था कि उसने उन लोगों से बदला लेने के लिए इस हद तक जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों माँ बेटी को रत्ती बराबर अफसोस नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद उन दोनों माँ बेटे को रत्ती बराबर अफसोस ना था, ये शर्मिंदगी नहीं थी। इस बात को आज 15 दिन गुजर चुके थे लेकिन अभी तक वो इसी बात के ज़ेरे असर थी। उस शाम को खाना खाने बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाली शख्सियत को देख वो दोनों हैरान रह गए। अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? कुछ छोड़ा है तुम्हारी माँ और भाई ने हमारे लिए जो तुम आ गए हो लेने के लिए? कलसूम बेगम तो उसे देखते भड़क उठी लेकिन वो बस मुसलसल नायला को देख रहा था जो खुद भी उसे हैरानगी से तक रही थी। नायला का बाप भी उसे अच्छी खासी सुना चुका था लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। नायला भी उसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि अब वो आखिर यहाँ करने क्या आया। जब वो एकदम से आगे बढ़ा और नायला के सामने जाकर बैठते हुए बोला, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। मैं एक बार फिर आपको उसी घर में ले जाना चाहता हूँ पूरे इज्जत और एहतराम के साथ। और अपनी बात मुकम्मल करके उसने सबको हैरान परेशान छोड़ दिया और वापस चला गया। उस शाम उसने सवेरा बेगम और बिलाल के सर पर भी बॉम्ब फोड़ते घर में ये फैसला सुना दिया कि वो नायला से शादी करना चाहता है क्योंकि अब वो उसकी भाभी नहीं रही और ना ही बिलाल और उसके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ था जिससे वो उधर के लिए मजबूर हो। बिलाल हैरत से उसकी जानिब बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, पागल हो गए हो तुम? अपने भाई की छोड़ी हुई बीवी से शादी करोगे तुम? और तुम जानते भी हो वो लड़की किस कदर बदकिरदार है। जब उसकी तरफ देखते काशिफ ने सख्ती से अपने लब भींचे थे और फिर गोया हुआ, भाई भाई आपने हमेशा अपने गुस्से और अपनी अना के आगे हर एक की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप इस हकीकत के बारे में जानते ही क्या हैं? काश मैं उस वक्त अपनी ज़ुबान खोल देता और भाभी की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये खतूत किसके हैं। ये ख़त नायला के नहीं बल्कि मिन्हा भाभी के थे। जब उसकी बात सुनते बिलाल तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा और उसके गिरेबान को झिझोड़ते हुए बोला, जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन वो तहम्मुल से मुस्कुराते बोला, आप एक बार फिर पछतावों की ज़द में जाने वाले हैं भाई, क्योंकि हकीकत सिर्फ मैं जानता हूँ और हकीकत में आज आपके सामने खोलकर बयान भी कर दूंगा। सवेरा बेगम भी काशिफ को हैरानगी से उस वक्त देख रही थी। मेरा दोस्त मिन्हाज जो कि मिन्हा भाभी का कज़न भी था एक अरसे से नायला से मोहब्बत करता है लेकिन उसने हमेशा नायला को बताने की कोशिश की लेकिन उसे कोई मुस्बत जवाब ना मिला। जबकि एक मर्तबा उसे नायला की तरफ से ख़त रसीव हुआ और वो पढ़कर बेहद खुश था। फिर ये सिलसिला चल निकला लेकिन उसे हमेशा यही वहम रहता कि नायला उससे बात नहीं करती, बस ख़तों किताबत करती है। और एक रोज़ जब यह हकीकत खुली कि वो ख़त नायला से लिखवा कर मिन्हा देती रही है तो मिन्हाज को बेहद दुख हुआ। इसीलिए मिन्हाज ने उससे बदला लेने के लिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो आपको सब कुछ बता देगा, यही बात कहता था वो उसे, और यही बात थी जो मिन्हा आप ही आपसे छुपाती थी। बेशक वो बेहद खूबसूरत थी लेकिन ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी में इंसान से कोई गलती सरजद ना हो। अगर आप उस वक्त तहम्मुल से उन
उनकी बात सुनते तो शायद वो अपने गिल्ट को आपके सामने बयान करके उस गिल्ट से आज़ाद हो जाती, और शायद आप इस बार अपनी अना की बात ना मानते तो नाइला भाभी भी आपको सच्चाई बताकर आपकी ज़िंदगी को एक बार फिर बर्बाद होने से बचा लेती। वो फ़ैसला कर चुका था और फिर उसने हर मुखालफत को दूर करते पूरे हक़ और एहतराम से उसे अपनाया। चाहे उसके घर में से किसी की उस मामले में मर्ज़ी शामिल थी या नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी इज़्ज़त और एहतराम से ब्याह कर ले आया। और नाइला ने भी एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल फ़ैसले में किसी पर एतबार करने की कोशिश की थी। ये बात शिद्दत से महसूस कर रही थी कि इस बार उसने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सिर्फ बेहतर ही नहीं, बेहतरीन किया है।